स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, एनसीईआरटी पॉइंट्स आपके लिए लेकर के हम आए हैं। आज आपकी सेकंड एनसीईआरटी पॉइंट है क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। यह एग्जाम पॉइंट आपको एनसीईआरटी से भी जोड़ता है और साथ में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी कराता है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक एक करके शुरू करें। उससे पहले अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, इसके साथ एग्जाम पॉइंट का भी पीडीएफ चाहिए, तो आप हमें 99 रुपीज़ में उसे परचेज कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके सारी जानकारी आप अर्जित कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी पॉइंट्स आपको बता दें, जितने बिहार के हमारे मित्र हैं आपके लिए बहुत जल्द ही क्लास स्टार्ट होने वाली है बायोलॉजी की, और यूपी वालों का भी दिन अब धीरे धीरे करीब आ गया जब उनकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। हम लोग वायरस से शुरू करने चल रहे हैं। बिहार के लिए भी इम्पोर्टेंट है, यूपी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सभी लोग पढ़िएगा और सबको उसका आनंद मिलेगा। बहरहाल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी पॉइंट्स, और एनसीईआरटी पॉइंट्स में आज चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, इन ऑर्गेनिज्म को हम लोग बांट दिए हैं और अलग अलग ग्रुप में बांटे गए ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। आपको बता दें, सबसे पहले जीवों को बांटने का जो कार्य है, यह कार्य किया गया था एरिस्टोटल के द्वारा, जिन्हें हम लोग सामान्यतः अरस्तु कहते हैं। ग्रीक के दार्शनिक थे। इन्होंने जीवों को 2 भागों में बांटा था और उनमें एक जंतु और एक को पादप कहा जाता था। जंतु को फिर 2 भागों में बांट दिया गया था, एनाइमा और इनाइमा में। जिनमें आरबीसी एब्सेंट होती थी उन्हें एनाइमा कहते थे, और जिनमें आरबीसी प्रेजेंट होती थी उन्हें इनाइमा के नाम से जाना जाता था। बाद में चल करके लीनियस नामक साइंटिस्ट हुए और लीनियस ने जीवों को कितने भागों में बांटा? 2 किंगडम में, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी। लेकिन इनमें कई ऐसे ड्रामेरिट्स थे जिसकी वजह से बाद में आर.एच. हुटेकर का 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आया, जिसे हम लोग आज भी एक्सेप्टेबल है, और उसी 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में जीवों को डिवाइड किया गया। यह घटना है 1969 की, जब आर.एच. हुटेकर का यह क्लासिफिकेशन आता है। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस भी आपने पढ़े होंगे, जैसे कि आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया का, लेकिन वो अपनी जगह है। अभी हम लोग जनरल एनसीईआरटी पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, यानी क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चल रहे हैं। आपके सिलेबस का जो सार है, आपने जो भी पेपर दिए हैं, चाहे केबीएस का, चाहे डीएसएसबी का, चाहे टीजीटी पीजीटी का, चाहे, तो उसका कहीं ना कहीं 70% जो पोर्शन है वो क्लास 11 12th की बुक से कवर होता है, और ज़्यादातर एनसीईआरटी की लाइन से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए एनसीईआरटी पॉइंट्स की महत्व आपके लिए बहुत ज़्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं पहली पॉइंट को, जो आपके सामने यहाँ पे है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर हम इसके बारे में चर्चा करें तो कह रहा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक ऑर्डरिंग में रखा गया है, एक निश्चित ऑर्डर बनाए गए हैं, जिसे हम लोग बैक्टीरिया यानी मोनेरा किंगडम कहते हैं। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट का पहला ग्रुप है यहाँ से। फंजाई यूनिसेलुलर हेट्रोट्रॉपिक प्लांट होते हैं, और उसके बाद प्लांटी हेट्रोट्रॉपिक मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक जो है प्लांट होते हैं, और ऑटोट्रॉपिक होते हैं। प्लांट ऑटोट्रॉपिक होते हैं और एनिमल कैसे हो जाते हैं? हेट्रोट्रॉपिक। फंजाई कैसा होता है? हेट्रोट्रॉपिक। हालांकि प्लांटी में आता है, प्लांट में रखा जाना चाहिए इसे, क्योंकि सेलवाल पाया जाता है, परंतु हेट्रोट्रॉपिक होता है, यूकैरियोटिक होता है। इन्हें हेरेडियल सीरीज के आधार पे इन्हें ग्रुप किया गया है। इसके पहले हम आपको बता दें, हमने आपसे चैप्टर नंबर 1 की एनसीईआरटी पॉइंट अपलोड हो चुकी है। बिहार के जितने मित्र हैं जरूर देखें, चूंकि आपके सिलेबस में स्पष्ट लिखा गया है कि एनसीईआरटी ही आपका मेन आधार होगा, एससीईआरटी और एनसीईआरटी। तो कह रहा है कि इसका रिलेशन भी हमें देखना होगा। मार्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल जो हमारी एनाटॉमी होती है, उसे एक्सटर्नल जो हमारा दिखता रंग रूप कलर ये मार्फोलॉजी में आता है। एवोल्यूशनरी अदर्स चेंजेस के बारे में भी यहाँ पे हमें डिस्कस करना होगा। कह रहा है इसका लाभ क्या है, एडवांटेज क्या है, इसको बताना है। एडवांटेज ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये आपको बताना है। इसका आंसर आप बताइए। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के लिए तैयार रहिए, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही आते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द डिफिनिट प्लेन ऑफ द वेरी यूजफुल। पहला, इट मेक देयर स्टडी कन्वीनियंट। कह रहा इसकी वजह से हमें अध्ययन करना आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिज्म एक सिस्टमैटिक मैनर में है।
क्योंकि एक पर्टिकुलर मैनर में होने के कारण इनके बारे में पढ़ना, इनके बारे में जानना हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत इजी हो जाएगा। दूसरा है इट फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इससे जीवों का आइडेंटिफाई कर पाना यानी उनकी पहचान कर पाना सही हो जाता है, सुविधाजनक हो जाता है। इट रिवेल्स ऑफ द रिलेशनशिप एमंग द वेरियस ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इससे ग्रुप के जो अलग अलग ग्रुप के ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में रिलेशनशिप बताया जाता है। हम आपको एक बूस्टर डोज देने वाले हैं। बूस्टर डोज के कुछ वीडियो पहले से अपलोड हैं, अगर आप नहीं देखें जरूर देखिएगा। हम आपको नए नए बूस्टर डोज देंगे। उसमें हमने एक बताया है कि कनेक्टिंग लिंक क्या होता है कि हर एक, जैसे एक फाइलम दूसरे फाइलम से किसी न किसी कारण से कनेक्ट है। मोस्टली हम लोग जो पढ़े हैं अभी तक कनेक्टिंग लिंक, उसमें एक ही कनेक्टिंग लिंक ज्यादा पढ़े हैं जिसका नाम है आर्क्योप्टेरिक्स। आर्क्योप्टेरिक्स को हम लोग को बताया गया था बर्ड्स यानी क्लास एबीज और क्लास रेप्टाइल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। तो उसी तरह से कई कनेक्टिंग लिंक है हर एक क्लास का, और आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। ठीक, उसके बाद कह रहा है इट आल्सो एनेबल टू बायोलॉजिस्ट टू इंटरप्रेट ऑफ द पुअरली विजुअल स्ट्रक्चर ऑफ द फॉसिल्स ऑर्गेनिज्म। कह रहा है ये फॉसिल्स ऑर्गेनिज्म के बारे में भी बताने के लिए जिम्मेदार होता है। इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लांट एनिमल डू यू अकर्स इन द ओन लोकेलिटी। कह रहा है ये इसके साथ ही बताता है प्लांट और एनिमल का जो आपके लोकेलिटी में पाए जाते हैं उनके भी नेचर के बारे में ये बताता है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लास यानी जो इतिहास है उसके बारे में पढ़ना है। इतिहास से आपके एक दो प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, लेकिन वैदिक चीजों से नहीं पूछे गए हैं। जो आपके साइंटिफिक चीजें जहां से शुरू होने लगती हैं वहां से पूछा गया है। बहरहाल हम लोग एक नजर डाल लेते हैं। कह रहा है आवर वैदिक लिटरेसी, यानी अगर हम वैदिक धर्मों के जो साहित्य हैं उसकी बात करें तो कह रहा 740 प्लांट और 250 एनिमल के बारे में हमारी वैदिक लिटरेसी में बताया गया था। वहीं पर अगर हम छंदोग के उपनिषद की बात करते हैं तो क्लासिफाइड एनिमल इनटू द दिविज यानी बीबीपेरस जो अंडे देते हैं, जो बच्चे देते हैं, अंडज ओविपेरस जो अंडे देते हैं, और उद्भिज यानी ऐसे माइनोट ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में हम लोग माइक्रोस्कोपिक एनिमल को जो कहते हैं उसे उद्भिज कहा गया है हमारे छंदोग उपनिषद में। सुश्रुत संहिता की अगर बात करें तो सुश्रुत संहिता एक वैदिक लिटरेसी, इंडियन लिटरेसी। इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसमें बांटा है, स्थावर यानी मूवेबल, इमूवेबल यानी जो एक जगह स्थिर रहते हैं, जैसे कि इसमें प्लांट को रखा गया, सच एज द प्लांट, एंड द जंगमा मतलब जो मोटाइल हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे गति करते हैं, जैसे कि एनिमल। इन्हें अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया, जैसे वनस्पति है, वृक्ष है, ठीक है, उसके बाद विरुद्ध है, औषधि है, लेकिन ये सब अब आप हमारे एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। हिपोक्रेटस जिन्हें एंड एरिस्टोटल ये ग्रीक के एक स्कॉलर हैं, और इन्होंने क्या किया था, अरेंज एनिमल इनटू मेजर ग्रुप, इंसेक्टा, बर्ड्स, फिश और व्हेल्स। ये सब आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। थियोफ्रेटस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, पिछले वीडियो में हमने आपसे बताया था, और इन्होंने प्लांट की 4 कैटेगरी बताया। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ट्री, श्रब्स, अंडर श्रब्स और हर्ब्स के बारे में बताया था, और ये डिस्क्राइब किए थे 480 प्लांट को, जिसकी बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। पिछले क्लास में भी हमने इसके बारे में आपको चर्चा किया था। प्लानी और एल्डर के बारे में भी पिछले क्लास में हमने आपको बताया था। ये क्या है, सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के इन्हें फादर माना जाता है, या ये कह दीजिए इंट्रोड्यूस किए थे इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसमें हिस्टोरिया नेचुरलिस इनके पुस्तक का नाम है, लेकिन इनका जो क्लासिफिकेशन है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है। जॉन रे के प्रश्न खूब पूछे गए हैं। क्या किसके लिए पूछा गया, क्योंकि इन्होंने एक टर्म दिया था जिसका नाम क्या था, स्पीसीज टर्म को दिए थे जॉन रे, इसीलिए जॉन रे से खूब प्रश्न पूछा गया है। तो जॉन रे जो हैं इनके बारे में जान लीजिए। हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम नामक इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसके कई आपके मार्फोलॉजिकल सिमिलरिटी के बारे में बताया गया। कैरोलस लिनियस, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। कैरोलस लिनियस स्वीडिश के रहने वाले नेचुरलिस्ट हैं, यानी प्राकृतिकवाद के वैज्ञानिक हैं। साइंटिफिक सिस्टम ऑफ नेमिंग स्पीसीज, जीवों के वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर नामकरण के बारे में इन्होंने बताया था। इन्होंने बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम को दिया था, ये यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ही डिस्क्राइब 5900 स्पीसीज ऑफ द प्लांट, बुक ऑफ द स्पीसीज प्लांटेरम, and
माफ करिएगा 4326 स्पीसीज ऑफ एनिमल, जिसको इन्होंने किस में रखा था, सिस्टमा नेचुरी में। अब ये आपको याद रखना होगा कि कौन सा प्लांटी में है। प्लांटम में देखिए, प्लांटेरम में प्लांटी आ जाएंगे और सिस्टमा नेचुरी में जो है एनिमल के बारे में बताया गया। By placing them into the 6 category in mammals, birds, amphibians, fish, insect and worms. From the period of the Aristotle to the period of the Linnaeus, systematics implement limited trait for the classification of organisms. Therefore, come to the phase of the classical taxonomy given rise the natural system of classification followed by the phylogenetic classification or cladistic. अगर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लैडिस्टिक्स भी कहा जाता है। अगला टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, किसने दिया था। तो टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को जो ये ओल्डेस्ट हमारा क्लासिफिकेशन है और इसको कैरोलस लीनियस के द्वारा सजेस्ट किया गया था 1758 ईस्वी में। ही डिवाइड द लिविंग वर्ल्ड, इन्होंने पूरे जैविक संसार को डिवाइड किया था प्लांटी एनिमेलिया में और किसमें, एनिमल में किंगडम में और प्लांट किंगडम में। उसके बाद आ जाता है किंगडम प्लांटी। जो किंगडम प्लांटी था लीनियस का, उसमें जो है बैक्टीरिया भी था, फंजाई भी था, एल्गी भी था, लीवरवर्ट, मॉसेस और फ्लावरिंग प्लांट, इन सभी को किंगडम प्लांटी में रखा गया था लीनियस के द्वारा। एंड हैव द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट फीचर। अगर प्लांट के फीचर की बात करते हैं तो फ्रॉम साइज एंड सिमेट्री, अगर हम उसके मार्फोलॉजी की बात करें तो मार्फोलॉजी कह रहा है सबके अलग अलग होते हैं और जनरली वेरिएबल होते हैं प्लांट में। कुछ यूनिसेलुलर हैं, कुछ मल्टीसेलुलर हैं, कुछ टिश्यू ग्रेड हैं, कुछ ऑर्गन ग्रेड हैं, कुछ जो हैं हर्बेसियस हैं, कुछ श्रब्स हैं, कुछ ट्री हैं, तो सब में अलग अलग डिफरेंस देखे गए। मोमेंट एंड लोकोमोशन कह रहा है जो प्लांट होता है इसमें मोमेंट तो नहीं होता है, स्लो होता है, यानी नहीं होता क्योंकि यहाँ पे मसल्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इसमें एक चीज होती है जिसका नाम क्या है, ट्रोपिज्म पाया जाता है। और ये ट्रोपिज्म के द्वारा इनके रूटों का डेवलपमेंट होता है, इनके लीफ का डेवलपमेंट होता है, इनके प्लांट का स्टेम का डेवलपमेंट होता है, लेकिन एक स्थान से दूसरे जगह तक मूव नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इनकैपेबल ऑफ लोकोमोशन, यानी लोकोमोशन में अक्षम होते हैं। ग्रोथ इन द प्लांट अकर्स इन द ग्रोइंग पॉइंट ओनली, कह रहा है प्लांट में जो ग्रोथ होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पाए जाने की वजह से लाइफ लॉन्ग इसमें ग्रोथ होती रहती है, लेकिन यह ग्रोथ इसके एपिकल लेटरल इंटरकैलरी मेरिस्टम में भी पाया जाता है, उसी के माध्यम से होती है। बाद में जो ग्रोथ हो जाती है वही टिश्यू परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी की अगर बात करें तो ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द मेटाबॉलिक हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जैसे कि न्यूट्रिशन, अगर हम न्यूट्रिशन पाते हैं, न्यूट्रिशन ऑफ द प्लांट जनरली ऑटोट्रोपिक और होलोफाइटिक, क्या है या तो इसका भोजन ऑटोट्रोपिक होता है या तो होलोफाइटिक होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड कॉन्सिक्वेंट फोटोसिंथेटिक, सम आर द सेप्रोफाइटिक। कह रहा है अगर क्लोरोफिल के पाए जाने के हिसाब से उसके आधार पे फोटोसिंथेटिक होते हैं, कुछ सेप्रोफाइटिक होते हैं। ओनली मटेरियल्स इन द सॉल्युबल आर एब्जॉर्ब्ड, ये खुले हुए जो सेप्रोफाइटिक होते हैं ये घुले हुए पदार्थों को ही एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि फंजाई। रिस्पिरेशन की बात करते हैं तो ये ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग पर रखिए। प्लांट फोटोसिंथेसिस जब करता है तब कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, लेकिन जब ऑक्सीजन ग्रहण करता है उस समय प्लांट ऑक्सीजन जब ग्रहण करता है तो उस समय प्लांट रिस्पायरेशन कर रहा होता है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है यानी इंटेक करता है और रिमूव किसको करता है, ऑक्सीजन को। एक्सक्रीशन, जब एक्सक्रीशन किसे कहते हैं, प्लांट अपने जो पैसिव ऑर्गन हैं उसमें से छोटे छोटे नाइट्रोजनस वेस्ट को अलग कर देते हैं। इसे यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन का एब्सेंट होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कुछ इसके तत्व होते हैं जो यहाँ से अलग होते रहते हैं, जिससे हम लोग एक्सक्रीशन का एक हिस्सा मान लेते हैं। इरिटेबिलिटी, प्लांट रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुली, कह रहा है जो बाहरी कारक होते हैं उस पर भी
पौधे रिस्पॉन्ड करते हैं लेकिन बहुत स्लो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेंस ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं, नर्वस सिस्टम नहीं पाए जाते हैं और मसल्स नहीं पाए जाते हैं। इसलिए इरिटेबिलिटी तो होती है, रिस्पॉन्ड करते हैं लेकिन बहुत स्लो रिस्पॉन्ड करते हैं। रिप्रोडक्शन एंड रीजनरेशन, एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आर फाउंड। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी विदाउट सेक्स ऑर्गन के रिप्रोडक्शन होना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स ऑर्गन के थ्रू रिप्रोडक्शन करना, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वेजिटेबल पार्ट यानी रूट स्टेम लीफ से अगर नए प्लांट की ओरिजिन होती है तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत रखा जाता है। रिजर्व फूड बात करें तो प्लांट स्टोर्ड फूड इन द फार्म, कह रहा है किस फार्म में स्टोर करता है, तो स्टार्च के रूप में प्लांट अपने भोजन को स्टोर करता है। सेल स्ट्रक्चर, प्लांट के सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बाउंडेड बाय द थिक रिजिड एंड सेल वॉल, इसके ऊपर सेल वॉल पाई जाती है। ये इसमें सेंट्रल सेप वैक्यूल्स पाए जाते हैं, लैक सेंट्रोसोम, लेकिन यहाँ पे सेंट्रोसोम क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और जनरली इसमें प्लास्टिड पाए जाते हैं। आपको ज्ञात होगा प्लास्टिड 3 तरह की होती हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यूजुअली ग्रीन कलर का होता है, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, जबकि ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होता है। किंगडम 2 लीनियस का हम लोग किंगडम पढ़ रहे थे, हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। जो हमारी सीरीज है, इस सीरीज का नाम है एनसीईआरटी पॉइंट्स, और यह एनसीईआरटी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन है, बहुत हेल्पफुल है, लाभदायक है। उसी को ध्यान में रख करके आपको पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है। आपको बता दें कि अगर आप चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर करिए, और सबसे बड़ी बात कि ये आपकी एनसीईआरटी का सारांश है, जो निकाल करके एकदम कहते हैं ना एक्सट्रैक्टेड पदार्थ है, जो एक्सट्रैक्ट कर लिया गया प्योर सब्सटेंस, तो वही प्योर सब्सटेंस आपके पास पहुंच रहा है। इसे आप जितना आत्मसात करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। या पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप 99 रुपीज़ का वहाँ पे एक पेमेंट की लिंक आएगी, उस पर पेमेंट करके 99 रुपीज़ पेमेंट करके आप यह पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ना सिर्फ यह पीडीएफ बल्कि टोटल 38 चैप्टर के यानी 11th 12th के सभी बायोलॉजी के चैप्टर, और उसके साथ साथ एग्जाम पॉइंट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और टॉपिक वाइज आपके प्रैक्टिस पेपर, ये सभी चीजें क्रम वाइज आपको दी जाएंगी। ऐसा नहीं कि आज पेमेंट आप करेंगे तुरंत नहीं मिलेगा, क्रम वाइज धीरे धीरे आपको सारी चीजें भेज दी जाएंगी। अगर आप जुड़ेंगे तो इतनी सारी चीजें आपको मिलेंगी ओनली 99 रुपीज में। क्लासेस सभी फ्री हैं, आपको पीडीएफ लेने के लिए पे करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं किंगडम एनिमेलिया पे। एनिमेलिया किंगडम की बात करें तो सबसे पहले मार्फोलॉजी यानी फॉर्म, साइज और सिमेट्री की बात करें। फॉर्म एंड साइज आर ऑलमोस्ट कांस्टेंट इन द एनिमल, कह रहा है कि मोस्टली ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। एनिमल बॉडी सिमेट्रिकल, कह रहा है कि एनिमल बॉडी सिमेट्रिकल होती है। जब एनिमल किंगडम पढ़ाएंगे तो बताएंगे 2 तरह की सिमेट्री पाई जाती है। पहले तो कुछ एसिमेट्रिकल होते हैं, जैसे कि आपका अमीबा है, WB से एसिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सिमेट्रिकल होते हैं, और सिमेट्रिकल की एनिमल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री। एनिमल किंगडम जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। तो कह रहा है कि ये जो सिमेट्री की बेसिस पे इसको बांट दिया गया है, और इट्स रेगुलर फॉर्म, इनके निश्चित आकार होते हैं। मूवमेंट एंड लोकोमोशन की अगर बात करें तो एनिमल में मसल्स पाई जाती है, जिसकी वजह से तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव कर सकते हैं। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ क्या होता है, नंबर ऑफ सेल का बढ़ना एंड मास ऑफ सेल का बढ़ना ग्रोथ कहलाता है। कह रहा है ग्रोथ ऑफ द एनिमल टेक प्लेस प्रोपोर्शनली ऑफ द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। कह रहा ग्रोथ बॉडी के सभी हिस्सों में होता है, जबकि प्लांट में ग्रोथ कैसे होता था, एपिकल मेरिस्टम में होता था। बाद में वही एपिकल मेरिस्टम कन्वर्ट होता था किसमें, एपिकल मेरिस्टम में होता था, फिर इंटरकैलरी में होता था, फिर जो है उसमें किसमें हो जाता था, इंटरकैलरी, एपिकल, इंटरकैलरी, और एक और होता ना लेटरल में। बाद में वही टिश्यू कन्वर्ट हो जाता किसमें, परमानेंट टिश्यू में। परमानेंट टिश्यू आपके उसमें क्या पाए जाते हैं, वास्कुलर बंडल पाए जाते हैं, जाइलम फ्लोएम का फॉर्मेशन होने लगता है, और हमारे नए पौधे का विकास हो जाता है। लेकिन एनिमल में ऐसा नहीं है, एनिमल के बॉडी के सभी पार्ट में ग्रोथ होती है, और उसी ग्रोथ से बॉडी बढ़ती है। आगे बढ़िए,
मेटाबॉलिज्म, अगर मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म में कौन कौन से कैरेक्टर आएंगे। सबसे पहले न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो कह रहा है एनिमल मोस्टली कैसे होते हैं, होलोट्रॉपिक होते हैं या होलोजोइक होते हैं, यानी ये अपना भोजन खुद से करते हैं, इनके पास कैविटी होती है जहां पे भोजन जाकर के डाइजेस्ट होता है। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल हैं जैसे कि सेप्रोफाइटिक होते हैं और कुछ ऑटोट्रॉपिक होते हैं जैसे कि यूग्लिना है, डायनोफ्लाजेलेटा है। सेप्रोफाइटिक में आप खुद बताइए कौन सा ऐसा एनिमल है जो सेप्रोफाइटिक होता है। कई ऐसे एग्जांपल हैं जो आप बता सकते हैं। एक्चुअली में प्लांट में जो डेड एंड डिकेइंग मैटर को, जो ऐसे एनिमल जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे सरवाइव करते हैं उन्हें स्कैवेंजर कहा जाता है। सेप्रोफाइट प्लांट के लिए यूज होता है, लेकिन कई बार हम लोग स्कैवेंजर को भी सेप्रोफाइट कह देते हैं। तो यहाँ पे सेप्रोफाइट का मतलब स्कैवेंजर से है, जिसमें आपके बुलचर्स आते हैं, आपके क्रो आते हैं। रिस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। एक्सक्रीशन में ये नाइट्रोजनस वेस्ट को अपने बॉडी से बाहर करता है। इसका भी बूस्टर डोज आपको मिलेगा। रिस्पायरेटरी ऑर्गन के अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रकार के रिस्पायरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं, जहां से मैचिंग करने के लिए आपको प्रश्न आते हैं, बूस्टर डोज में दिया जाएगा। वहीं पे आपको स्क्रिटरी ऑर्गन का भी दिया जाएगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है फ्लेम सेल आर द स्क्रिटरी ऑर्गन, आप तो फाइलम दे देगा कि सिलेंट्रेटा है, प्लेटेलमिन्थीज है, एस्केलमिन्थीज है, एनेलिडा है, तो आप फंस जाते हैं वहां पे किसको लगाएं। प्लेटेलमिन्थीज हालांकि आपका सही आंसर है, लेकिन ऐसी कंडीशन में आप फंस जाते हैं। तो इसका भी हमने एक बूस्टर डोज तैयार कर दिया। रिस्पायरेटरी क्वेश्चन का भी हमने तैयार कर दिया, जो आपको पूछा जाता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी, 1 ग्राम अल्कोहल से कितना एनर्जी, इन सब चीजों का हमने बूस्टर डोज तैयार कर दिया, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न ज्यादा रिपीट होते हैं। आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। सब कुछ 99 में मिलेगा आपको, अगर आप जुड़ेंगे तो इसका लाभ आपको मिलेगा। इरिटेबिलिटी यानी संवेदनशीलता कह सकते हैं, शुद्ध हिंदी तो मुझे नहीं आ रही। इरिटेबिलिटी संवेदनशीलता कह सकते हैं, या हमारे पास एक्सटर्नल स्टिमुलाई से क्विकली रिस्पॉन्ड हम करते हैं, क्योंकि हमारे पास सेंस ऑर्गन होते हैं, नर्वस सिस्टम होते हैं और मसल्स पाई जाती हैं, इसलिए हम बहुत जल्दी उसको रीड कर लेते हैं और उस पर रिस्पॉन्ड कर देते हैं। रिप्रोडक्शन एंड रीजनरेशन, मोस्ट एनिमल रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। डू नॉट डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल एजेंसी, किसी भी बाहरी एजेंसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। प्लांट डिपेंडेंट था क्योंकि उसे पॉलिनेशन करना होता है। पॉलिनेशन करने के लिए उसे चाहे बायोटिक चाहे एबायोटिक फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंसी थी, लेकिन एनिमल में डिपेंडेंसी नहीं है। या एक्सटर्नल ये रिप्रोडक्शन करेंगे तब भी, इंटरनल करेंगे तब भी, इसके लिए इनकी डिपेंडेंसी नहीं है। सरफेस एरिया की अगर बात करें तो प्लांट की बॉडी की जो सरफेस एरिया है जनरली अनब्रांच्ड होती है, इसमें ब्रांचेज नहीं पाए जाते हैं। रिजर्व फूड, जो हम लोग अपना भोजन स्टोर करते हैं, यानी एनिमल जो अपना भोजन स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। आप हमें बताइए फंजाई अपना भोजन किस रूप में स्टोर करते हैं। फंजाई अपना भोजन किस रूप में स्टोर करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सेल स्ट्रक्चर, हमारे पास रिजिड लेग्स, रिजिड सेल वॉल, यहाँ पे सेल वॉल नहीं पाई जाती। ऊपर कवरिंग पे क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होते हैं। कंटेन सेंट्रोसोम, इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। मोस्टली प्लास्टिड क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते। लिमिटेशन ऑफ टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन कुछ मामलों में बहुत कम है और गलत था, इसी के लिए 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन लाना इंपॉर्टेंट हो गया, मजबूरी बन गई, जो कि आर्य छुटेकर के द्वारा 1969 में प्रोवाइड किया गया था। कहा जा रहा है कि यहाँ पे पहला लिमिटेशन क्या है कि ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिफरेंस नहीं कर पा रहा। कौन, टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, चूंकि प्लांट के साथ किसको रख दिया है, प्लांट के साथ बैक्टीरिया को भी रख दिया है, यानी ये एक कंफ्यूज है कि प्रोकैरियोट कौन है और यूकैरियोट कौन है, इसमें सेपरेट नहीं कर पा रहा है टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। इसके लिए ये पहली इसकी ड्रामेरिट। दूसरी ड्रामेरिट अगर हम बात करें तो दिस इज द डिस्टिंग्विश, ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा, अलग नहीं कर पा रहा किसको, यूनिसेलुलर को और मल्टीसेलुलर को, यानी प्रोटिस्टा के भी मेंबर उसी में हैं और उसी क्लास में, उसी ग्रुप में, यानी उसी फाइलम के अंतर्गत किसको रखा गया है, मैमेलिया को भी रखा गया है। तो कहीं ना कहीं गलत है, यूनिसेलुलर भी उसी में है और मल्टीसेलुलर भी अलग है, एक ही में है, तो इसका मतलब कि सिस्टम सही नहीं है।
तीसरी जो कमी इसकी थी वह कमी कौन सी थी कि फोटोसिंथेटिक प्लांट को और नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट को यानी फंजाई को और प्लांटी को एक ही साथ एक ही फाइलम में एक ही ग्रुप में रखा गया किंगडम में प्लांटी में, जो कि गलत था क्योंकि एक भोजन अपना खुद से बनाता है, दूसरा किसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो दोनों में डिफरेंस होते हैं। तो ये तीन इसकी कमियां थी और इन्हीं तीन कमियों को हटाने के लिए सबसे पहले मोनेरा किंगडम लाया गया, जिसके अंतर्गत कौन रख दिया गया, प्रोटिस्टा के सभी मेंबर चले गए। तो अब एक पहली कमी खत्म हो गई। दूसरी कमी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को लेकर के थे, तो प्रोटिस्टा बना दिया गया और प्रोटिस्टा के अंतर्गत सभी यूनिसेलुलर को रख दिया गया। उसके बाद मोनेरा हो गया, मोनेरा में सभी प्रोकैरियोट आ गए, प्रोटिस्टा में सभी यूकैरियोट यूनिसेलुलर आ गए। और उसके बाद ये जो सबसे बड़ी समस्या थी, इसके लिए फंजाई का अलग एक फाइलम बना दिया गया, जिस किंगडम बना दिया गया, जिससे क्या हुआ कि इन्हें इजिली हम सेपरेट कर पाए और तीनों कमियों का हम भरपाई कर पाए। आगे आ जाते हैं। आगे देखिए कुछ काम की चीजें, बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे गए, पूरा जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए क्या है, कह रहा है कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया डिक्रीज विद द डेप्थ ऑफ द सॉइल। अगर हम मिट्टी की गहराई में बढ़ते जाएं, ये सब कॉन्सेप्चुअल बेसिस के क्वेश्चन है, आपके असर्शन रीजन में मदद करेंगे। जो क्वेश्चन कथन तर्क के आएंगे वहां पे जैसे जैसे हम मिट्टी के नीचे बढ़ते जाते हैं, मिट्टी की खुदाई करते हुए नीचे जाएंगे, वैसे वैसे बैक्टीरिया की संख्या क्या होगी, घटती चली जाएगी। इसका मतलब हुआ कि अर्थ क्रस्ट पे जो ऊपरी भूपरपटी होती है उस पे बैक्टीरिया की मात्रा ज्यादा होती है और जैसे जैसे नीचे जाएंगे बैक्टीरिया की मात्रा स्वतः कम होती चली जाती है। Some common actinomycetes occurs in the soil are streptomyces, micromonospora and narcodia। अर्थी आर मडी सॉइल, कह रहा जो मिट्टी की महक होती है, मिट्टी की महक एक्चुअली मिट्टी की नहीं होती है। जब खेत की जुताई होती है प्लगिंग करने के बाद आप देखते हैं कि उसमें से एक महक आती है मिट्टी की, जो स्मेल होती है मिट्टी की, वो मिट्टी की नहीं होती बल्कि बैक्टीरिया की वजह से जो मिट्टी कन्वर्ट हो रही उसकी महक आपको महसूस होती है। सम कॉमन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सीवेज, कुछ कॉमन बैक्टीरिया हैं जो कहाँ पाई जाती हैं, सीवेज में यानी नालों में पाई जाती हैं, जैसे कि एस्चेरिचिया कोलाई है, स्ट्रेप्टोकोकस है, प्रोटियस है, स्यूडोमोनास है और स्पाइरोकीट्स हैं। ये सभी सीवेज में पाए जाते हैं और सीवेज में पाए जाने वाले डेड एंड डिकेइंग मैटर को डिकम्पोज करने का कार्य करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। सम कॉमन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द मिल्क, कुछ कॉमन बैक्टीरिया हैं जो दूध में पाई जाती हैं और ये बायोकेमिकल चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस है, स्ट्रेप्टोबैसिलस है, क्लेडिस्टिक है, स्यूडोमोनास है, आर्मोबैक्टर हैं और एंटेरोबैक्टर्स एंड पिसिलिया, ये सभी मिल्क में पाए जाने वाले हैं। सम बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉलेज ऑफ फूड, कुछ बैक्टीरिया भोजन को सड़ाने के लिए जिम्मेदार होती हैं, जैसे कि यहाँ पे क्लास्ट्रीडियम है, स्यूडोमोनास है, प्रोटियस है, ल्यूकोनोस्टाक है, लैक्टोबैसिलस है, माइक्रोकोकस है और एरेरोबैक्टर्स है। ये सभी जो हैं कि खाने वाले पदार्थों को सड़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। Thousands of bacteria inhibit human body and obtain nourishment for the secretion and excretion of the waste. Similarity between cyanobacteria and bacteria, ये प्रश्न आपसे पूछे गए हैं तो इसलिए यहाँ पे रखा गया है। साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया की सिमिलरिटी आपको बताना है। कह रहा दोनों किस में आते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, पहला कैरेक्टर। बोथ ऑर्गेनिज्म, दोनों ऑर्गेनिज्म किस में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते, न्यूक्लियोलस नहीं पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इन दोनों को कहाँ पर रखा गया, एक साथ प्रोकैरियोट में रख दिया गया है। डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल नॉट एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियर, यहाँ पे इनके डीएनए और आरएनए न्यूक्लियर प्रोटीन से नहीं जुड़ते हैं, यानी हिस्टोन प्रोटीन से नहीं बाउंड करते हैं। स्मॉलर सर्कुलर डीएनए सेगमेंट पाए जाते हैं प्रेजेंट इन द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोइड। बोथ द ऑर्गेनिज्म पासेस 70s क्रोमोसोम, दोनों के पास क्रोमोसोम कौन सा होता है, 70s होता है। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकान, इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर लाइक प्लाज्मिड्स, मेम्ब्रेन से घिर के बना हुआ स्ट्रक्चर जो है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं।
मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कहाँ गया, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर लाइक प्लाज्मिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, इसमें लैमली कार्ड पाए जाते हैं जिसे थैलेकोइड कहते हैं। सर्टेन स्पीसीज ऑफ बोथ ग्रुप्स, दोनों ग्रुप के कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं, इसीलिए कुछ सिम्बियोटिक एसोसिएशन बना करके भी जीवों के साथ पाए जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली फिजन के माध्यम से होता है और जेनेटिक रिकम्बिनेशन कैन अकर्स इन द 3 वे, 3 अलग अलग तरीके से जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है, कंजुगेशन के माध्यम से, ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से और ट्रांसडक्शन के माध्यम से। क्लासेस आपकी स्टार्ट होने वाली, वहाँ पे इसे डिटेल में बताएंगे कैसे जुड़ते हैं, कैसे बनते हैं, क्योंकि स्क्रीन पे ना तो उतना लिखा जा सकता है ना ही आप उसे समझ पाएंगे। तीनों के बारे में वहाँ पे हम कंफर्म करके आपको बताएंगे, कंजुगेशन में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है और ट्रांसडक्शन में क्या होता है। एक प्रश्न यहाँ से खूब पूछे जाते हैं, इस प्रश्न को हम अलग करके आपको एक बूस्टर डोज में भी देंगे, लेकिन यहाँ पे अभी आपके सामने है तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, फंजाई के नाम दे देते हैं और पूछ लेता कि उसका कॉमन नाम क्या है, कई बार कॉमन नाम दे करके पूछ लेता कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो आसान होता है, मोस्टली ज़्यादातर रिपीटिंग क्वेश्चन आते हैं, फिर भी एक नज़र हम इसे देख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। पहला है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंजाई या लोअर फंजाई के नाम से जाना जाता है। दूसरा है आपका फाइटोप्थेरा। फाइटोप्थेरा को लेट ब्लाइट ऑफ फंगस के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है जाइगमोमाइसिटीज, इसे कंजुगेशनल फंजाई कहते हैं। म्यूकर को पिन ब्रीड मोल्ड कहा जाता है। राइजोपस को ब्रेड मोल्ड कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई कहा जाता है। एस्परजिलस को ब्लैक स्मोकी मोल्ड कहते हैं। पेनिसिलियम को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है। न्यूरोस्पोरा को पिन ब्रीड मोल्ड कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पेजेजिया को कप फंजाई कहते हैं। मार्सिलिया लिखा है लेकिन मार्सिलिया पढ़ा जाता है। इसे स्पंज मशरूम अथवा गुच्छी भी कहा जाता है। उसके बाद है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई कहते हैं। एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस को वाइट बटन मशरूम कहा जाता है। बुल्बेरिलिया बुल्बेरेसी को पैडी स्ट्रो मशरूम कहते हैं। एमेंटिया को टोड स्टूल कहते हैं। एमेंटिडिया प्लेडिस को डेथ कप कहते हैं। लाइकोपर्डान को पफ बाल कहते हैं। पॉलीपोरस एंड फोम्स को ब्रैकेट आर सेल्फ फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। लाइकेन कॉमन नेम से जाने जाते हैं। क्लेडोनिया रेंजिफेरा को रेंडियर मास कहा जाता है। परमेलिया को रॉक फ्लावर कहते हैं। एंडोकार्पन मिनीएटम को स्टोन मशरूम कहते हैं। पेल्टिजेरा को डॉग लाइकेन कहते हैं। पेंथेरिया बुल्पाइना को वोल्फ मास कहा जाता है। सर्टेरिया आइलैंडिका को आइलैंड मास कहते हैं और यूसेनिया हर्बेटा को लेडी हेयर लाइकेन के नाम से भी जाना जाता है। ये था आपका एग्जाम पॉइंट एनसीईआरटी पॉइंट्स। इसके प्रैक्टिस पेपर आपके बचे हुए हैं जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके प्रैक्टिस पेपर में आपके टोटल क्वेश्चन की संख्या आपको जान करके खुशी होगी। टोटल प्रश्न यहाँ पे 90 क्वेश्चंस लिए गए हैं और हमें भरोसा है कि इस चैप्टर से अगर प्रश्न आएंगे तो इसी 90 क्वेश्चन में आपके टोटल प्रश्न हो जाएंगे। तो कल के वीडियो में हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, मित्रों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।